देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो माइनस कर दिए जाते हैं नेट प्रॉफिट में से। सबसे पहला है आपका अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन लिखिए फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी। जब ये आपके सारे पॉइंट्स हो जाए ना, एक फ्रेश 2 पेज लेके जो है सारे के सारे पॉइंट जो है नेट प्रॉफिट एज पर P&L माइनस प्लस प्लस, फिर उसके बाद जितने भी हैं माइनस शॉर्ट में, ताकि एक बार मतलब गो थ्रू करने के लिए। डिटेल में तो मैंने आपको समझा ही दिया है, बाकी भी आज समझा दूंगा। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजन if any such amount is credited to P&L account अगर आपने रिजर्व और प्रोविजन से कोई अमाउंट विड्रॉ किया है, अगर आपने कोई अमाउंट विड्रॉ किया है और उसको क्रेडिट किया हुआ है P&L अकाउंट के अंदर, उसको आप माइनस करेंगे। पर इसमें ध्यान रखिएगा, ये आप तभी माइनस करेंगे अगर जो आपने रिजर्व एंड प्रोविजन बनाया था बाय डेबिटिंग P&L अकाउंट। ठीक है, तो अब आप अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो उसको घटा दें। दूसरा बोल रहा है अमाउंट ऑफ इनकम टू विच एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 other than provisions contained in section 1038 एक सेकंड, ये जो था आपका अमाउंट ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम अदर देन 1038, इसमें आप आगे लिख लीजिए कॉमा करके सेक्शन 11 सेक्शन 12। ठीक है, तो खर्चे उधर ऐड कर दीजिए, इनकम इधर माइनस कर दीजिए। लेस अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन का अमाउंट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। रीवैल्यूएशन की वजह से जो डेप्रीसिएशन लगा उसके अलावा अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन अदर देन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन, जो उधर अपन ने ऐड कर दिया था डेप्रिसिएशन का। देखिए एडिशन वालों में, देखिए एडिशन वाले जो पॉइंट्स थे उसके अंदर अपन ने ऐड किया था अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। उधर हमने जो है पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन जो है एंटायर डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड एसेट्स जो है वो ऐड कर दिया था। ठीक है, इधर आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन वापस, रिवैल्यूएशन वाला जो है उसको छोड़ के। तो मतलब रिवैल्यूएशन वाला जो था उसका अपन ने इफेक्ट दे दिया, रिवैल्यूएशन वाले का जो है हमने इफेक्ट दे दिया, उतना जो है आपका ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है amount lower of the following, amount withdrawn from revaluation reserve or depreciation due to revaluation। amount withdrawn from revaluation reserve जो कि आपने क्रेडिट किया था P&L को, इसको आप जो है थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये जो पॉइंट है ना लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ।
सारे पॉइंट आप कॉपी में लिख रहे हैं। द अमाउंट withdrawn from revaluation reserve and credited to P&L account to the extent it does not exceed the amount of depreciation on account of revaluation of assets। ये नोट करिए, ये जो आपके पॉइंट है डेप्रीसिएशन वाला जो पॉइंट मैंने बताया और ये वाला जो पॉइंट लिखा मैंने, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये पॉइंट्स जो है मैं आपको समझाता हूँ, एक तो डेप्रीसिएशन वाला, एक ये वाला, एक जो हमने एडिशन में डेप्रीसिएशन किया था वो, और एक जो हमने किया था अमाउंट रिवैल्यूएशन वाला जो हमारा, मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया था, दो की कंपनी जो है 100 लाख का एसेट 2000 लाख में बेच देती है, और उसके अंदर जो रिवैल्यूएशन में आपका अमाउंट क्रेडिट करना था, जो ऐड करना था वो वाला, ये चारों पॉइंट जो है मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये चारों पॉइंट जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। asset account P&L account and revaluation reserve account। तीन अकाउंट बना लीजिए, असेट अकाउंट, P&L अकाउंट और रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। एडिशन में आपने क्या किया था, डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा ऐड कर दिया था, माइनस में क्या किया, डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, रिवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन हटाकर, रिवैल्यूएशन वाला डेप्रीसिएशन हटाकर, मतलब आपने एसेट जो रिवैल्यू करे उसके ऊपर जो डेप्रीसिएशन था वो आपने माइनस नहीं किया। असेट अकाउंट, मान लीजिए आपके पास एक असेट है 100 लाख का, ठीक है, आपने इसको रिवैल्यू कर दिया 200 लाख से। कितने से? 200 लाख से। ठीक है, 200 लाख से रिवैल्यू कर दिया, तो एक तो आपने यहाँ पर एडिशन कर दिया, असेट अकाउंट डेबिट हो गया, साथ में रिवैल्यूएशन रिजर्व में इधर क्रेडिट में आ जाएगा 200 लाख। ठीक है, ठीक है, एंट्री क्या पास करेंगे यहाँ पर इस टाइम, रिवैल्यूएशन के टाइम, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 200। ठीक है, चलिए ये जो 1200 का असेट आप ये इसको आप 1000 लाख करिए, 1000 लाख पर 200 लाख का आपने रिवैल्यूएशन किया,
ईयर एंड हुआ 1200 लाख इसकी वैल्यू है आपकी बुक्स में। इस पर आपने डेप्रीसिएशन लगाया 10% से, डेप्रीसिएशन लगाया 10% से, ठीक है। 10% डेप्रीसिएशन कितना हुआ? एसेट अकाउंट में क्रेडिट 120 लाख, P&L में आएगा डेबिट साइड में डेप्रीसिएशन कितना? 120 लाख, ठीक है। अब आपने क्या किया, 120 लाख का तो आपका डेप्रीसिएशन हो गया, साथ में आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से 30 लाख रुपए निकाले। रिवैल्यूएशन रिजर्व से 30 लाख रुपए जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाले, डेबिट किया ना रिवैल्यूएशन रिजर्व को। तो P&L में आपकी ये इनकम आ जाएगी 30 लाख रुपए। P&L में आपकी इनकम आ जाएगी 30 लाख रुपए। रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के आपने P&L में क्रेडिट कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के आपने P&L में क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये मानिए। अब ईयर एंड हुआ, वापस से ईयर एंड हुआ, मतलब ये डेप्रीसिएशन आपने निकाला था 120 लाख का ईयर एंड पे, और ईयर एंड अब हुआ, ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन कर दिया एकदम 30 लाख आपने रिवैल्यूएशन से निकाल दिया, 120 डेप्रीसिएशन हो गया, ईयर एंड हुआ। नाउ 3 एडजस्टमेंट होंगे इसमें जो है 3 एडजस्टमेंट होंगे। 120 रुपए जो एक तो आपने जो 120 रुपए हैं डेप्रीसिएशन के, ये आप जो एडिशन वाले पॉइंट्स थे अपने उसके अंदर ऐड कर लोगे। एडिशन वाले जो अपने पॉइंट्स थे ना बच्चों, उसके अंदर आप इसको पूरा ऐड कर लोगे। ऐड वाले में 120 लाख डेप्रीसिएशन पूरा रिवैल्यूएशन का मिलाकर, रिवैल्यूएशन जो 200 का था उसके ऊपर 20 रुपए उसका, 20 लाख उसका भी तो है, पूरा आप जो है ऐड कर लोगे। इसी डेप्रीसिएशन को आप माइनस करोगे। पहला एडजस्टमेंट तो आपने ये किया, दूसरा एडजस्टमेंट आप करते हो माइनस करते हो डेप्रीसिएशन को, डेप्रीसिएशन माइनस करते हो रिवैल्यूएशन को छोड़कर, रिवैल्यूएशन को छोड़ के पूरा आप माइनस कर देते हो 100, ठीक है। तो बेसिकली आप देखें तो आप 20 लाख का डेप्रीसिएशन जो है वो प्रॉफिट में ऐड कर रहे हैं। 20 लाख का जो डेप्रीसिएशन है वो आप ऐड कर रहे हैं क्योंकि रिवैल्यूएशन का आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब माइनस करते हुए रिवैल्यूएशन वाला छोड़ रहे हैं, तो कुल मिला के ये 20 लाख जो है ना ये ऐड हो रहा है कि भाई रिवैल्यूएशन वाला जो है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है, अच्छा ये वाला पॉइंट हो गया। आपको डेप्रीसिएशन के दोनों पॉइंट समझ आ गए। इसके बाद अपना जो पॉइंट था रिवैल्यूएशन वाला, जो आपका माइनस वाला पॉइंट था जो मैंने आपको लिखवाया था, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। मान लीजिए यहां पर देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना है 30 लाख, डेप्रीसिएशन कितना है ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन 20 लाख, 20 लाख डेप्रीसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन कितना है 20 लाख, ठीक है। ये बोल रहा है वापस पॉइंट पढ़िए, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितना आपने विथड्रॉ किया 30 लाख, एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट to the extent it does not exceed the amount of depreciation on account of revaluation of assets। कितना था 20 लाख,
टू द एक्सटेंट इट डज नॉट एक्सीड, ये एक्सीड कर रहा है, 30 लाख है, तो आप जो है 20 लाख जो है माइनस करेंगे। एक्चुअल में कितना माइनस करेंगे? 20 लाख आप माइनस करेंगे, ठीक है। 30 लाख आपकी इनकम थी, 30 लाख जो थी आपने P&L में किया था पहले क्रेडिट, अब 20 लाख जो है आप माइनस कर दो। समझ आया आपको ये पॉइंट? अब आई थिंक आपको समझ आया होगा। और साथ में, ठीक है, अच्छा, अब जो है आपका नेक्स्ट ईयर जब आप आए, अगले साल आपने असेट सेल कर दिया, ये जो असेट था आपने सेल कर दिया। मानो आपने ये असेट सेल किया है 700 लाख में, कितने में? 700 लाख में आपने असेट सेल कर दिया, 700 लाख, ठीक है। असेट सेल किया 700 लाख में, 700 लाख में असेट सेल किया, ठीक है। नेक्स्ट ईयर किया आपने, ये जो है इसको यहां से हटा दो, अगले साल आ जाओ। अगले साल असेट अकाउंट, P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। असेट आपने सेल कर दिया, WDV कितनी आएगी असेट की? 1200 में से 120 डेप्रिसिएशन लग गया था, 1080। आपने सेल कर दिया असेट 700 में, लॉस हो गया, लॉस ऑफ 380 ऑन सेल, ठीक है। P&L में आप ये लॉस दिखाओगे डेबिट में, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 380 लाख, ओके। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपका 170 चल रहा था, वो चलता रहेगा कैपिटल साइड में, आपका लायबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। बट एक्चुअली में आपने जो है असेट आपने 1080 का था, 700 में आप लॉस दिखा रहे हैं 380 का, 380 का आप लॉस दिखा रहे हैं। बट एक्चुअली में जो है ये जो लॉस आप दिखा रहे हैं 180 रुपए जो है आपका, वो रिवैल्यूएशन का है। इस 380 में से 180 रुपए जो है वो रिवैल्यूएशन का है। कैसे? आपने पिछले साल असेट्स को रिवैल्यू किया था कितने से? 200 लाख से। 200 लाख में से 20 लाख का तो आपको डेप्रिसिएशन जो है वो आपने कर दिया, मिल गया 200 लाख में से। बचा कितना? 180 लाख। ये 180 लाख जो है इस अमाउंट के अंदर आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। इसमें जो है 180 लाख भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब आपको जो लॉस हुआ है 380 लाख का, उसके अंदर से 120 का लॉस आपको रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका लॉस है 380 लाख का, गवर्नमेंट बोलेगी आपने जो रिवैल्यूएशन करा है, रिवैल्यूएशन करके वैल्यू बढ़ाई है, 180 का जो आपका रिवैल्यूएशन में स्टैंड कर रहा है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ असेट, इसको हम ऐड बैक करेंगे। इस 170 लाख को जो है हम ऐड बैक करेंगे, गवर्नमेंट का ये कहना है। ये जो 170 लाख रुपए है जो P&L में क्रेडिट नहीं किया है, इसको गवर्नमेंट बोलेगी कि ये जो है हम रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो है आपका ऐड कर देंगे। समझ गए? इसलिए वो जो अपना पॉइंट था ना, जो मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन वाला, जिसमें 2000 वैल्यू ली थी, मतलब 100 लाख का सेट था, 2000 वैल्यू हो गई थी,
वही वाला ही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको वापस से समझाया। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको समझ आ गए। कुछ एक पॉइंट्स और बचे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, अपने नोट्स में देखिए, प्रिंटेड नोट्स में, और साथ में नोट भी करना है अपने कॉपी में। अमाउंट ऑफ लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, लॉस जितना है या अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, विच एवर इज लेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। ध्यान रखिएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ना कि एज पर इनकम टैक्स। इन दोनों में से जो भी लेस है वो आपको यहां पर माइनस करना है। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए बोला गया है, नोट कर लेना, एक्सप्लेनेशन के लिए बोला है। पहला तो कि जो लॉस है, लॉस शैल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, लॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। दूसरा ये बोल रहा है इफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और लॉस brought forward, sorry, amount of loss brought forward, amount of loss brought forward or unabsorbed depreciation is nil। मतलब दोनों में से कोई भी अगर nil है, amount of loss brought forward और depreciation is nil, तो इस केस में कुछ भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दोनों में से कुछ भी अगर नील है तो दोनों में से कुछ भी नहीं डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका, नोट्स में देखिए, नोट कर लीजिएगा। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। इसके अंदर ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर, नोट कर लीजिए पॉइंट, जहां आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं ना उसमें नोट कर लीजिए, डिटेल में लिखवा रहा हूं मैं आपको। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी for the assessment year commencing from the assessment year relevant to the previous year in which the said company has become a sick industrial company। जिस साल वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी बनी है, जिस साल से वो बनी है तब से, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 and ending with the assessment year, and ending with the assessment year during which the entire net worth, during which the entire net worth of such company becomes equal to or exceeds the accumulated losses, exceeds the accumulated losses। मतलब ये सिक इंडस्ट्रियल कंपनी जो है उसके जो प्रॉफिट हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, अगर वो आपने पहले क्रेडिट किए थे और वो सिक कंपनी है, तो जब तक वो सिक कंपनी नहीं, मतलब वो ओवरकम नहीं कर जाती, जब तक उसके नेटवर्थ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो जाता, तब तक कि आपने जो भी इनकम क्रेडिट करी थी उसको अब माइनस कर दो। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखिए, द अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, last point, the amount of deferred tax, if any, the amount of deferred tax, comma, if any such amount is credited to P&L account, the amount of deferred tax, comma, if any such amount is credited to P&L account। ठीक है,
अच्छा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, नोट डाल के लिख लीजिए। लिख लीजिए, पॉइंट में बोल रहा हूँ, नोट लिखिए। द कंपनी टू विच मैट अप्लाइज shall be liable to pay advance tax, interest under section 234A, section 234B and section 234C। जिसके ऊपर मैट अप्लाई करता है उनको भी एडवांस टैक्स और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आगे लिखिए, द कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम। इसको सब कुछ देना पड़ेगा। द कंपनी शैल ऑल्सो बी लायबल टू पे पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम। अच्छा, अब आपको मैट क्रेडिट के बारे में बता देता हूं। मैट क्रेडिट एक कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि मैट का जो क्रेडिट है आपको अलाउ होता है टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अप टू नेक्स्ट 10 असेसमेंट ईयर्स। मतलब क्या हुआ, आपकी एज पर इनकम टैक्स इनकम आ रही थी, मान लो एज पर इनकम टैक्स जो आपका टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 1 लाख। एज पर आपका मैट बना 1,20,000, 1.20 लाख। ठीक है, तो आपने मैट के हिसाब से 20,000 एक्स्ट्रा पे किया। ये 20,000 आप अगले 10 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अगर आगे आने वाले किसी भी सालों में इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो टैक्स बन रहा है वो ज्यादा बन रहा है एज कंपेयर टू मैट, मान लो आगे आने वाले किसी साल में इनकम टैक्स के हिसाब से बन रहा है 1.5 लाख और मैट के हिसाब से बन रहा है 1 लाख, तो 20,000 आपके पास बैलेंस था मैट क्रेडिट का, इसमें से आप सेट ऑफ कर दोगे 1.5 लाख में से 20,000, 30,000 जो है, मतलब सॉरी 20,000, 1,30,000 पे करोगे आप उस साल इनकम टैक्स। ठीक है, समझे? उसका फॉर्मूला लिख लो। आप नोट ही कर लो, मैं आपको लिखवा देता हूँ। मैट क्रेडिट फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैट क्रेडिट शैल बी carried forward and set off up to 10 assessment year। सेकेंड पॉइंट आके लिखो, मैट क्रेडिट कितनी मिलेगी? मैट क्रेडिट अवेलेबल इक्वल्स टू टैक्स पेड अंडर 115 जेबी मैट के हिसाब से माइनस टैक्स पेबल अंडर नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, मैट क्रेडिट विल बी अलाउड, मैट क्रेडिट विल बी अलाउड in assessment year in which tax payable under normal is greater than tax payable under 115 जेबी। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ये कंपनी है, ये एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका जो मैट का क्रेडिट है क्या वो एलएलपी में कन्वर्ट होगी तो एलएलपी को भी मिलेगा? नहीं जी नहीं,
कंपनी का क्रेडिट है मैट का, वो कंपनी को ही मिलेगा, अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई तो उसको नहीं मिलेगा। इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।